हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। हाँ जी, किसकी बात करेंगे हम? फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है जी। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट शीट बनाने का क्या उद्देश्य होता है और कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट आप लिखेंगे मेरे साथ साथ, जिसमें हम पहले पॉइंट में सीखेंगे कि एग्जैक्टली कि कॉस्ट शीट हम किसे कहते हैं और कॉस्ट शीट क्या होती है। सो प्लीज राइट डाउन, नोट करेंगे मेरे साथ साथ। पॉइंट नंबर 1, अ कॉस्ट शीट इज ए statement showing various components of total cost of output of a particular product or service produced during a particular period. Full stop. It may be prepared on actual basis or estimated basis. हाँ जी गाइस, देखेंगे बहुत ध्यान से हमने क्या लिखा, पहले नोट करिए तब एक्सप्लेन करेंगे हम। अ कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, शोइंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। इट मे बी प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल बेसिस और एस्टिमेटेड बेसिस। ठीक है भाई। चलिए, तो अब यहां से प्रश्न उठता है, सर कॉस्ट शीट है क्या? तो हम ये बोलते हैं गाइस कि सर कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि जब हमने एक प्रोडक्ट को बनाना शुरू करा तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनने में, उस प्रोडक्ट को पूरा होने में टोटल कितनी कॉस्ट आई है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जो हमें एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बताती है विद वेरियस कॉस्ट डिटेल। बोलो जी, बात क्लियर है? यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये बताए कि एक प्रोडक्ट को बनने में टोटल कितनी कॉस्ट आई है, साथ में उस कॉस्ट की डिटेल भी बताए। बस ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट। अब जरूरी नहीं है कॉस्ट शीट सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए बनती है, इट कैन बी फॉर सर्विस ऑल्सो। ठीक है जी। तो यही हमने लिखा कि कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है, क्लियर है, जो ये बताती है टोटल कॉस्ट, क्लियर, ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड रेंडरिंग अ सर्विसेज। क्लियर है बात यहां तक? प्रोडक्ट बनाने में और सेवाओं को उपलब्ध कराने में जो टोटल कॉस्ट आई है, अगर उस टोटल कॉस्ट को हम एक शीट पर, एक स्टेटमेंट पर कैलकुलेट करें तो गाइस उस स्टेटमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं? कॉस्ट शीट। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर हमने कहा सर कॉस्ट शीट ना दो तरह से बनती है, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट और एक होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट वो कॉस्ट शीट होती है जो एक्चुअल बेसिस पर बनती है, यानी पहले पैसा खर्च हो गया उसके बाद कॉस्ट शीट बनेगी, सो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। और एक ऐसी कॉस्ट शीट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर बने कि भाई अभी खर्च होगा, तो उसे हम बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। बोलो यहां तक समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, कॉस्ट शीट may be prepared weekly,
मंथली, क्वार्टरली, हमने लिखा कॉस्ट शीट में बी प्रिपेयर्ड वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस। हाँ जी, क्लियर। सर अब प्रश्न उठता है हम कॉस्ट शीट कब बनाते हैं, तो हमने कहा हम कॉस्ट शीट वीकली भी बनाते हैं, मंथली भी बनाते हैं, हाफ ईयरली भी बनाते हैं, क्वार्टरली भी बनाते हैं और ईयरली भी बनाते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बोलो जी, बात क्लियर है। ये किस पर डिपेंड करता है कि हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। बोलो, यहां तक समझ में आ गया। चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। It helps in ascertaining the total cost, comma, difference components of total cost and cost per unit of output। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ गई क्या? इट हेल्प्स इन असरटेनिंग द टोटल कॉस्ट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कॉस्ट शीट बनाने के क्या क्या यूजेस हैं, क्यों हम कॉस्ट शीट को बनाते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट यूज होता है वो ये होता है कि हम टोटल कॉस्ट असरटेन करना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या आई। अब उस टोटल कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट है, यानी मैं भी आपके लिए बता दूं, कंपोनेंट मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने में प्राइम कॉस्ट कितनी आई है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई है और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है। सो दीज आर नोन एज द वेरियस कंपोनेंट। तो ना सिर्फ कॉस्ट शीट हमें एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बताती है, बल्कि उसके साथ साथ वो उसके अलग अलग कंपोनेंट को भी बताती है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल। हाँ जी, यहां तक बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी, नोट कर लिया आपने 3 पॉइंट। प्लीज जल्दी से पहले तीनों पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस और quotations, QUOTATIONS। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस और कोटेशंस। ठीक है जी, कॉस्ट शीट हमारी हेल्प करती है सेलिंग प्राइस फिक्स करने में और कोटेशंस में। क्या मतलब है इसका? सर अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो जब तक आपको उसकी टोटल कॉस्ट नहीं पता होगी, आप कैसे उसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो? तो कॉस्ट शीट से हमें टोटल कॉस्ट पता चलती है और उसके बाद हम उसका सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं, उसमें अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट जोड़कर। सिमिलरली अगर कोई जॉब आई है हमारे पास, तो उस जॉब को करने में टोटल कितनी कॉस्ट आएगी वो हमें कॉस्ट शीट से पता चलता है, फिर हम उसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो उस जॉब की कोटेशंस हो जाती है। यानी हम कस्टमर को बताते हैं कि हम ये काम इतने रुपए में करेंगे। तो ध्यान रखना, कॉस्ट शीट सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं बनती, कॉस्ट शीट प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए बनती है। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई। कम ऑन एवरीबॉडी, नेक्स्ट पॉइंट। कॉस्ट शीट may be of 2 types। पहला,
हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट और दूसरा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। हाँ जी, तो कॉस्ट शीट दो तरह की होती है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट और एक एस्टिमेटेड। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कॉस्ट शीट बनाते समय एक्चुअल फिगर यूज कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। एक्चुअल फिगर मतलब जो आपने कैश में पे कर दी है, तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट। बट अगर आप कॉस्ट शीट बनाते समय एस्टिमेटेड फिगर ले रहे हैं, सो दैट इज नोन एज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। क्लियर है गाइस? आई होप इन 5 पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से ये एक आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली कॉस्ट शीट होती क्या है। तो अगर मैं इन पूरी बातों को सम कर दूं तो सर कॉस्ट शीट बनाने के 2 मेन उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 ये पता करना कि प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट लग गई, और नंबर 2 ये पता करना कि अगर हम इस कॉस्ट को, इस प्रोडक्ट को बाजार में बेचे तो इसका क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए। क्लियर है? तो ये 2 मेन उद्देश्य होते हैं कॉस्ट शीट को बनाने के। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और आपने ये सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे। चलिए चलिए भाई, अब हम बात करेंगे कॉस्ट शीट कैसे बनती है, इसका फॉर्मेट, और फिर उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आप हेडिंग डालेंगे कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। देखिए याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में सवाल आएगा फुल फ्लेज कॉस्ट शीट का, तो आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए इस फॉर्मेट को आपको याद करना है, लर्न करना है। कैसे ये फॉर्मेट चलेगा देखेंगे इसके साथ हम। ओके गाइस, यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट रुपीस में। चलिए सबसे पहले आप लेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, कॉस्ट शीट की शुरुआत होगी हमेशा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से। बोलो जी, बात क्लियर है? कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना मटेरियल यूज कर लिया हमने। अब सर ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का, इसमें प्लस करेंगे परचेजेस, जो आपने मटेरियल खरीदा। बोलो जी, बात क्लियर है? अच्छा ध्यान रखना, परचेजेस हमेशा कौन सी होगी, नेट परचेज। तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, तो आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। और हमें जानते हैं गाइस, हम नेट परचेज का मतलब होता है रिटर्न माइनस करने के बाद। यानी आपको परचेज दे रखा है 1,20,000 का, परचेज रिटर्न दे रखा है 20,000 का, तो आपकी नेट परचेज कितनी हुई, 1,00,000 की। तो आप यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, इसमें प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेज। अगर गुड्स खरीदते समय आपने कुछ खर्चे करें, जैसे वो बोलेगा कैरिज ऑन परचेज, ठीक है, मटेरियल खरीदते समय कुछ कैरिज पे करा, तो यहां पर ऐड हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कम ऑन एवरीबॉडी, और माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल। क्या माइनस करेंगे गाइस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें ही क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक है जी। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये तो आप कंज्यूम का फॉर्मूला जानते ही हैं। इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल। कभी कभी क्या होता है कि जो मटेरियल हमारे पास आया रास्ते में आते आते ना, वो या हमारे गोडाउन में वो थोड़ा सा खराब हो गया,
ठीक है, या प्रोडक्शन करते समय वो मटेरियल खराब हो गया तो आपने उसे बेच दिया, तो उसे बेचकर जो पैसा रिकवर हुआ सर वो हमारी मटेरियल कॉस्ट को क्या करेगा, कम कर देगा, इसलिए हम उसमें से माइनस करते थे। बोलो यहां तक क्लियर है बिल्कुल। तो ये आ जाएगा क्या, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर उसके बाद आप इसमें लोगे गाइस डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर कौन सी ली जाती है, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है पेड प्लस आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड। ठीक है, यानी अगर कोई लेबर आउटस्टैंडिंग है तो उसमें प्लस कर देंगे और अगर कोई प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे। ठीक है जी, फिर हम इसमें लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड। ठीक है भाई, अब हमारे पास गाइस तीन चीजें हो गई क्या हो गई हमारे पास, तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, ध्यान रखना, जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो गाइस हमारा पहला कॉस्ट का ब्रेकअप आ जाएगा। क्लियर है, और इसको हम आंसर देंगे प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसे गाइस, प्राइम कॉस्ट। बोलो जी बात क्लियर, या फिर इसे एक नाम से और पुकारते हैं हम डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, बोलना नहीं। तो कॉस्ट शीट में ये सारे ब्रेकअप देने हैं आपको। हाँ जी, समझ में आ गया यहां तक। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट का पहला ब्रेकअप क्या होगा, कॉस्ट की पहली डिटेल क्या होगी, प्राइम कॉस्ट। तो अब ध्यान रखना, प्राइम कॉस्ट तीन चीजों से मिलकर बनेगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और मैं बार बार बताता हूं, लेबर को ही हम वेजेस भी कहते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस बोलो या डायरेक्ट लेबर बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। जल्दी बोलिए, पहला पॉइंट से समझ में आ गया। तो जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो द रिजल्टेंट फिगर इज नोन एज व्हाट, प्राइम कॉस्ट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, चलिए अब गाइस इस प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे गाइस प्राइम कॉस्ट में, आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फिर हम इसे एक नाम और देते हैं और वो नाम क्या होता है गाइस, वर्क ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क ओवरहेड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी फैक्ट्री में खर्च होने वाले खर्चे, यानी सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, वो हम यहां पर ऐड करेंगे और इसमें से लेस कर देंगे गाइस स्क्रैप वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, क्या लेस कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। जो आंसर आएगा, ठीक है जी, तो गाइस इसको बोला जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ये आया दूसरा ब्रेकअप। बोलो समझ में आ गया। तो आप इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री में खर्च हुए प्रोडक्ट को बनाने में। अब इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं गाइस, हम इसकी पूरी लिस्ट अभी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, इसे दो नाम से पुकारते हैं। ठीक है, फिर उसमें से आप लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। भाई कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन करते समय ही कुछ खराबी आ जाती है, कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, तो आपने उसे बेच दिया। तो जो उसे बेचा फैक्ट्री ओवरहेड में, क्लियर, तो वो उसे कॉस्ट में से क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल में से क्या लेस करेंगे, स्क्रैप वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल की स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो फिर वो यहां से लेस होगी। बोलो क्लियर। एंड द रिजल्टेंट फिगर इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर हम इसे नाम देते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। आई होप यहां, चलिए भाई, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक हम लोग पहुंच गए। यहां तक बोलिए समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे आते हैं।
आगे देखते हैं। आइए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है भाई। अब हमने जहां छोड़ा था वहीं पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, पिछले पेज पे। अब जो आपका आंसर था ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये वर्क ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब गाइस इसमें आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है भाई। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जो आंसर आएगा ना, हम उस आंसर को बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क कॉस्ट, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं उस आंसर को हम, नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर क्या बोलेंगे, नेट वर्क कॉस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब सुनिए, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब वो गुड्स जो अधूरी थी, जो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अब सर हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, तो आपको पता है इस पीरियड का जो ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। भाई लेबर ने जब काम खत्म करा पिछले पीरियड में तो कुछ गुड्स अधूरी रह गई थी। अब जब वो अगले दिन आएंगे तो सबसे पहले आकर उन्हीं गुड्स को तो बनाएंगे जो पिछले लास्ट डे में अधूरी रह गई थी। क्लियर है? तो इसलिए उसको बनाने में जो कॉस्ट आई हम उसे ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए WIP यानी सेमी फिनिश गुड्स, इनकम्प्लीट गुड्स, उसको आप ऐड कर दोगे उसको ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? और जो इस साल इस पीरियड के अंत तक अधूरी रह गई उसे लेस कर देंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस्ट शीट सिर्फ उन गुड्स की कॉस्ट बताती है जो हमने इस एक पर्टिकुलर पीरियड में कंप्लीट कर ली। क्या कर ली हमने? पर्टिकुलर पीरियड में कंप्लीट कर ली। तो उन गुड्स को कंप्लीट करने में जो कॉस्ट आई है ना, सो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट। बोलो क्लियर? तो इसलिए याद करना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP हमेशा क्या होगा? ऐड। इसको शॉर्ट में WIP बोलते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसे हमेशा क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? तो जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क कॉस्ट। ठीक है। अब गाइस इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे कौन से होते हैं? सर वो सारे खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अब उसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। वो सारे खर्चे हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा गाइस, इसको हम बोलते हैं